नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, लेकिन एनडीए में एक नई राह छिड़ती नजर आ रही है। बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये मसला बात का है, लेकिन कौन किस सीट से उतरेगा, सारी लड़ाई इस बात की है। अब बिहार में पशुपति पारस बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और चिराग पासवान चूंकि नया खून है तो वो भी एक भी कदम बैक नहीं जाना चाहते हैं। एनडीए में इस बात को लेकर बड़ी रार है कि जमुई और हाजीपुर सीट को लेकर दलों के बीच, दोनों दलों के बीच दलदल है, क्योंकि रामविलास पासवान के जाने के बाद एलजेपी में दो गुट हुए, और उसके बाद फिर जो लड़ाई हुई वो सभी ने देखी। पशुपति पारस हाजीपुर में अपना दावा करते हैं, चिराग पासवान हाजीपुर में अपना दावा करते हैं। अब पशुपति पारस का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चिराग को न सिर्फ फटकार लगाई है, बल्कि इशारों इशारों में बीजेपी को भी बता दिया है कि हम एनडीए के उनके सबसे पुराने साथी हैं, बाकी सब लोगों की कोई गारंटी नहीं है। जिसको जितना बोलना है वो रोड पर बोले, लेकिन बात जो होगी वो मीटिंग में ही बैठ कर होगी। और उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान को भी बताया कि जहां से अभी सांसद है वहां की सीट को क्यों छोड़ रहे हैं। सुनिए पहले पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा। है बिहार में एनडीए गठबंधन को 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 3 दल हम लोग थे, भाजपा, जनता दल यू और उस वक्त एलजेपी था। हम लोग 3 दल थे, लेकिन आज सिर्फ 2 ही दल हैं। अभी बहुत से नए लोग आ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आए हैं तो कब तक दिन रहेंगे, नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। तो हमारी पार्टी हम स्थायी गठबंधन के पार्ट है और हमारा 5 सांसद है, और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एनडीए गठबंधन में जो हमारी पार्टी रहेगी, हमारा हम 5 के 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। भारत जी, चिराग पासवान ने कहा है कि हाजीपुर में अपनी मां, आप उसकी बात को छोड़िए, जमुई से खुद लड़ेंगे और हाजीपुर में अपनी मां को चुनाव लड़ेंगे। किस दल से लड़ेंगे? कौन दल का नाम बताइए, उससे पूछिए कि कौन दल है। दल है कि दल है? एनडीए के हिस्सा है चिराग पासवान। तो सुना आपने, हाजीपुर और जमुई की लड़ाई अब दल से दलदल पर आ गई है। साफ तौर पर आपको यह भी बता दें कि पशुपति पारस की पार्टी का जो 28 नवंबर को स्थापना दिवस होता है वो हर साल पटना में होता है। इस साल भी पटना में ही होना था, लेकिन पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि इस बार पार्टी का स्थापना दिवस हाजीपुर में होगा। अब हाजीपुर में वहां पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे, हाजीपुर में तमाम भीड़ को इकट्ठा करेंगे। कैसे क्या होगा हाजीपुर की लड़ाई, ये नया कलेश हाजीपुर और जमुई को लेकर, और एनडीए इससे कैसे निपटेगी, आज इस पर पूरी बात होगी। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। बीजेपी से हमारे साथ राकेश पोद्दार होंगे, आरजेडी से प्रवक्ता सारिका पासवान हमारे साथ होंगी, एलजेपी रामविलास गुट से विनीत जी हमारे साथ होंगे, एलजेपी से पशुपति पारस गुट से चंदन जी हमारे साथ होंगे, कृष्णकांत जी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं ये, और पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी होंगे। तो सबसे पहले मैं सौरभ जी आपके पास आना चाहता हूं। अभी जो पशुपति पारस ने कहा और उसके बाद जो पार्टी का स्थापना दिवस भी वो हाजीपुर में करेंगे, तो साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि सीट एनडीए में कितनी बटेंगी इसको लेकर मसला नहीं है। मसला ये है कि कौन किस सीट से लड़ेगा। हर बड़ा चेहरा हो, छोटा चेहरा हो, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सुरक्षित सीट चाहता है। जैसे 2019 में देखा था हमने किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2 सीटें चुनी थी, वाराणसी और उसके बाद गुजरात। उसके बाद राहुल गांधी ने भी एक अमेठी और एक वायनाड वाली। वहीं गिरिराज सिंह की बात करें तो वो बेगूसराय से उतारा गया था, लेकिन वो चूंकि नवादा चाहते थे, हालांकि वो बड़े अंतर से जीते। तो मेन लड़ाई जो है वो सीट को लेकर है, कौन किससे लड़ेगा। जी बिल्कुल उज्जवल, सबसे बड़ी बात है कि अगर हाजीपुर की सीट अगर देखा जाए तो 2024 के पहले हॉट सीट बनी हुई है। दोनों लड़ना चाहते हैं, चाहे पशुपति पारस हो, वो मौजूदा सांसद हैं, वो उनका अधिकार भी है, हक भी है, वो हाजीपुर से ही दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान की बात करें तो उनका कहना है कि उनके पिताजी यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान का हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो कर्मभूमि रहा है, तो उनके खाते में आना चाहिए। कारण अगर 2019 की बात करें तो उस समय दोनों एक साथ थे, चिराग पासवान, पशुपति पारस दोनों एक साथ थे, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल चुकी है।
चिराग पासवान अलग हैं, पशुपति पारस अलग है। तो दोनों हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। निर्णय जो है वो बीजेपी को लेनी है। तय बीजेपी को करना है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार कौन होगा जी। पशुपति पारस होंगे या फिर चिराग पासवान के पार्टी से कोई उम्मीदवार होगा। हालांकि चिराग पासवान चाहते हैं कि हाजीपुर सीट से उनकी मां रीना पासवान जो है वो चुनाव लड़े, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि निर्णय जो है फैसला बीजेपी को करना है। और ये लड़ाई आज से नहीं, पिछले 6 महीने से चल रही है। दोनों जो नेता हैं जब भी हाजीपुर जाते हैं, जब भी पटना पहुंचते हैं और जब भी उनसे मीडिया सवाल करती है, दोनों कहते हैं कि फैसला हो चुका है, हमारे उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ना ये फैसला पशुपति पारस लेंगे और ना ही चिराग पासवान लेंगे। दोनों की इच्छा जरूर है और दोनों की दावेदारी जरूर है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है, अंतिम फैसला जो है वो बीजेपी को करना है। और मुझे लगता है कि अभी बीजेपी ने ढील दे दी है, यानी बीजेपी अभी केवल वेट एंड वॉच कर रही है और वो देखना चाहती है कि किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है, हाजीपुर की जनता क्या चाहती है, कौन सबसे बड़ा जिताऊ उम्मीदवार होगा। तो मुझे लगता है ये सब सोचने समझने के बाद ही बीजेपी जो है वो अपना अंतिम फैसला लेगी। जी ठीक है। विनीत जी, अब पशुपति पारस हाजीपुर पहुंच रहे हैं, पार्टी का स्थापना दिवस वहां पर मनाएंगे, भारी भीड़ तादाद होगी, अपना शक्ति प्रदर्शन वहां पर दिखाएंगे। इसकी कैसे टैकल करेंगे फिर? अरे रार तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। उज्जवल भाई, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए, 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। नवाज देवबंदी की 2 लाइनें हैं। वो कहते हैं, बुझाने को हवा के साथ गर बारिश भी आ जाए, चरागे बे हकीकत की हकीकत और बढ़ती है। तो भाई बढ़िया है, स्थापना दिवस मनाइए, कहीं भी मनाइए, लेकिन जो हमारे नेता चिराग पासवान की बात है, जैसे सौरभ भाई कह रहे थे कि बीजेपी ही निर्णय लेगी, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एनडीए के जो शीर्ष दल हैं वो बैठ के निर्णय लेंगे, और हाजीपुर के मामले में निर्णय उन्होंने ले लिया है। भाई हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा रहता है क्योंकि हमें मालूम है कि बात क्या हुई है। अब अकुलाहट में, अब अकुलता में कोई कुछ भी बोल दे तो उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि माननीय पशुपति पारस जी हाजीपुर से चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन किस गठबंधन से लड़ेंगे ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि भाई घमंडिया गठबंधन में भी चले जाएं, जो कि नीतीश कुमार जी का तारीफ कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, या निर्दलीय लड़ ले। लेकिन जहां तक एनडीए में है, विनीत जी, आपसे भी पुराने साथी हैं वो एनडीए के। जब सब छोड़कर चले गए थे तब भी पशुपति पारस ने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा था, और जिसका जिक्र वो बार बार कहते हैं, बार बार करते हैं। उज्जवल भाई, साथ कब नहीं छोड़ा था और क्यों नहीं छोड़ा था ये मैं बता ही देता हूं, हालांकि आपको मालूम है। भाई, जब मलाई खाइएगा मंत्री पद का माननीय नीतीश कुमार जी के बदौलत में, तो छोड़ के जाइएगा कहाँ? जाने के लिए हिम्मत चाहिए ना। जनता ने सिरे से हमेशा इनको नकारा है, चाहे उपचुनाव हो, कहीं भी हो। कहीं भी जाते हैं, कोई स्याही फेंक देता है, कोई पत्थर मार देता है। तो इनके पास है क्या करने के लिए? हिम्मत तो उसको है जो कि अलग होके चुनाव लड़ा और फिर अपनी अहमियत दर्ज कराई, जो कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने किया। और हम तो स्वागत करेंगे कि भाई अगर आपको शौक है तो आकर लड़के देख लीजिए। इतना हाय हल्ला करने के कभी हमारे मुंह से सुना है? 1-2 बार बोल दिया चिराग पासवान जी ने कि भाई हाजीपुर हम लड़ेंगे, हमारे ही उम्मीदवार लड़ेंगे, काम खत्म। इसके बाद से दल है, दलदल है। अरे भाई, व्याकुलता में ये सब बात नहीं बोलते। राजनीतिक परिपक्वता रहना चाहिए आपको, जो कि चंदन जी के पास दिख नहीं रहा है। चंदन जी, बड़ा आरोप लगाया है कि आपने क्यों नहीं दल बदला। और एक बात और है चंदन जी, मीडिया में आने से और बयान देने से सीटें तय नहीं होती हैं। सीटें तो आपको एनडीए की मीटिंग में ही बैठ के तय करनी होगी ना, जब आप सब बैठेंगे, और बीजेपी तय करेगी ये सीटें। तो इतना हो हल्ला करके, माहौल बना के क्या दिखाना चाहते हैं चंदन जी? ऐसा है उज्जवल भाई जी, शुरुआत हमने नहीं किया है। अब देखिए, एनडीए में 39 दल हैं और इस 39 दल में एक चिराग पासवान ही हैं जो बराबर दावा करते हैं कि हमारी बात हो गई है, हमारी सीटें फाइनल हो गई। अब ऐसे
लोगों पर हम लोग प्रतिक्रिया भी देना नहीं चाहते हैं उज्जवल भाई, जो सफेद झूठ कैमरा ऑन कैमरा बोलते हैं। देखिए, चिराग पासवान 2020 में जिस समय संयुक्त लोजपा थी 136 सीट पर ही चुनाव लड़े और बीजेपी को 6 सीटों पर ये हरवाने का काम किए। तो ये तो कहते हैं चूंकि 10 सर्कुलर रोड से इनका जो एक पारिवारिक संबंध इन्होंने स्थापित किया है, अपने अनुज तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को चुनाव जितवाने के लिए ये पूरा एड़ी चोटी एक लगा दिए राघोपुर और हसनपुर में। ये तो सबके सामने है। और 2020 के बाद 19 के बाद लोकसभा के चुनाव के बाद जिस समय ये 136 सीट पर चुनाव लड़े 2020 में, उसके बाद 10 उपचुनावों में ये लगातार बीजेपी को हराने का काम करते रहे। तो हम लोग तो देख रहे हैं एक साथ ही पार्टी बनी है ना, नई पार्टी हमारी भी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उनकी भी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हमने हाजीपुर से अपना एक उम्मीदवार चुनाव जितवाया, इनको तो एक प्रत्याशी तक नहीं मिला कि हमारे प्रत्याशी के सामने ये उम्मीदवार उतार सके। अंत में जाकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को इन्होंने समर्थन दिया और ये ऑडियो वायरल भी हुआ, सभी मीडिया संस्थानों के पास उपलब्ध है। तो हमको बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हैं। और देखिए, हमारे पार्टी को कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की और अपने कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया और अपने साथ में बैठाया। चिराग पासवान वहीं बीजेपी से अलग होकर और लगातार उनके विरोध में काम करते रहे। अब देखिए, ये आए हैं, चूंकि अपने पार्टी के कई नेताओं का ये बलि ले चुके हैं। ये 2020 में निर्दलीय लड़े, एक तरीके से निर्दलीय हुआ 136 सीट पर। कितने गरीब कार्यकर्ता थे जो सुसाइड करने के कगार तक पहुंच गए थे। आज खुद की जब बारी आई उज्जवल जी, तो ये गठबंधन में, एनडीए रूपी गठबंधन में हाथ पैर जोड़कर ये पहुंच गए हैं कि अब हमको सदन पहुंचना है। इनके जैसा मतलब लोभी और लालची बिहार की राजनीति में कोई नहीं मिलेगा, जिसका अपना कोई स्टैंड नहीं है। बार बार ये स्टैंड बदलते हैं, कभी हाजीपुर से लड़ेंगे, कभी जमुई से लड़ेंगे, कोई एक स्टैंड इनका नहीं है। लेकिन बात ये कि मीडिया से तय नहीं होगा। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, अब देखिए हाजीपुर जमुई का मसला, अब उसमें जमुई में जीतन राम मांझी का भी बयान आता है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि ये भोला मांझी की पुरानी सीट है, यहाँ पर मुसहरों और भुइयों की पूरी तादाद है, तो वहां सीट मिलनी चाहिए। आपके लिए इधर हाजीपुर जमुई का मसला पहले से ही फंसा हुआ है, कैसे निपटाएंगे इसकी, कैसे टैकल करेंगे इससे, या फिर वाकई में ढील दे रखी है आपने? देखिए उज्जवल जी, सब भाइयों को नमस्कार। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि चिराग जी भी अच्छे नेता हैं, पशुपति कुमार पारस भी अच्छे नेता हैं और जीतन राम मांझी भी अच्छे नेता हैं और युवा चेहरा है चिराग जी। और रहा हाजीपुर की बात, हाजीपुर स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी चुनाव वहां से लड़ते आते थे और उनके विरासत को आज पशुपति कुमार पारस जी कहीं आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी विरासत को चिराग पासवान जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। रहा दूसरी बात, हमारे भारतीय पार्टी के अंदर कैबिनेट मंत्री भी है पशुपति कुमार पारस, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों में भी लगे हुए हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान जी भी हमारे विकास कार्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों जनता तक पहुंचाते हैं, जनता के बीच रखते हैं। कहीं ना कहीं सब हम लोग एक ही हैं, कहीं दूर जाने की बात नहीं है, सब एक साथ हैं। और बाकी रहा टिकट तो किसी एक ही को देंगे ना। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी बैठेगी और आपस में विचार विमर्श करके जो भी चुनाव लड़ना चाहेंगे वो चुनाव उनको सीट दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब एक ही हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, कहीं आगे और बाहर जाने की बात नहीं है। उज्जवल जी, भारतीय जनता पार्टी के हम गठबंधन के सहयोगी हैं और हमारे 6 लोकसभा के सदस्य हैं। एक चिराग पासवान है, अभी भी लोकसभा में हमारे ही सदस्य हैं। हमारे साथ 5 सांसद हैं और हम गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सिटिंग पे ही गेटिंग होता है, इसको याद रखिए उज्जवल जी। ठीक है कृष्णकांत जी, एनडीए की जो अभी स्थिति, राकेश जी आएंगे आपके पास। कृष्णकांत जी, एनडीए की जो अभी स्थिति है लगभग ये 2014 वाली नजर आ रही है। जीतन राम मांझी तब नहीं थे उसमें, लेकिन रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त थे, तब 10 सीटें दी गई थी लड़ने के लिए। ऐसा मसला इस बार तो कहीं नहीं होगा।
2014 की जो बात कर रहे हैं, ये अभी जो मसला है वो मुझे लगता है 2014 से भी ज्यादा मुश्किल वाली मसला है। देखिए आज श्री रामविलास पासवान जी ऊपर से देख रहे होंगे तो उन्होंने इसमें जो लड़ाई है वो कभी कल्पना नहीं की। की जनता रामविलास पासवान जी को हमेशा सैल्यूट करती है। वो एक अच्छे नेता नहीं थे, वहां के जनता का दर्द थे और दोनों ही उनके प्यारे थे, बेटा भी प्यारे थे और भतीजा भी प्यारे, चाचा भाई भी प्यारा था। ये देखिए यदि दोनों की प्रवक्ताओं का देखिए, एलजेपी रामविलास पासवान, एलजेपी, यदि आम आदमी देखे तो दोनों में डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा है। लग तो रहा है कि एक ही खून है। अब देखिए जैसे हमारे राकेश पोद्दार जी बोले कि वो भी अच्छे हैं, जीतन मांझी भी अच्छे हैं। हम कहते हैं कल तक तो इन्हीं का बयान था पिछले साल में कि पिछले चुनाव में कि जीतन राम मांझी बहुत बेकार है, जब उधर चले गए, जब पाला बदल लेते हैं तो इनके पार्टी में जब भी कोई पार्टी आ जाती है तो वो अच्छे हो जाते हैं और ये दोनों अच्छे, बस दोनों को कैसे कर, ये पहले दोनों को आपस में डिवाइड एंड रूल खेल रहा है, जो ये है कि दोनों को आपस में लड़ाना। देखिए मैं, राकेश जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, रही गांधी चौक पे घर है, मैं जहां तक मैं जानता हूँ मैं पशुपति नाथ पारस जी को भी उतना ही। ठीक है, सारिका जी के पास जाना चाहूंगा। सारिका जी, अभी चंदन सिंह ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा आरोप लगाया और आरजेडी के साथ जब उन्होंने समर्थन दे दिया उसका जिक्र किया। अब चूंकि आप नहीं हैं वो साथ में, वो एनडीए में जा चुके हैं और आप लोग पूरा उसका देख रहे हैं कैसे हाजीपुर और जमुई को लेकर के रार मची हुई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए उज्जवल जी, हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक रोटी के लिए दो बंदरों के बीच में किस तरीके से लड़ाई होती थी। और अभी जो हाजीपुर सीट है, उदाहरण सारिका जी, उदाहरण सोच समझ के दीजिएगा। आपके नेता का यहाँ पैजामा उतार सकते हैं हम, इसलिए सोच समझ के उदाहरण दीजिएगा। बंदर मत बोलिए, आप बंदर मत बोलिए। आपके नेता चोर हैं, चारा चोर हैं, जमीन के बदले नौकरी देते हैं। आप बंदर बोल रहे हैं। शब्दों की मर्यादा आप ध्यान रखिए सारिका जी। आप सुधार होके बोलिए और ऐसे घटिया लोगों के साथ उज्जवल जी मैं बिल्कुल वेट नहीं करती जो आप उदाहरण ढंग से दीजिए, आप उदाहरण ढंग से दीजिए। आप बंदर मत बोलिए, चुप रहिए, बोलने का मौका चुप रहिए। आपसे उदाहरण में हम मत बोलिए, इतनी बेचैनी आपको धर ली है भाई। आप उदाहरण सही दीजिए सारिका जी। दोनों के लोगों के लिए मैं चाहूंगा कि शब्दों की अगर मर्यादा रहेंगी तो दोनों एक दूसरे को आराम से सुनेंगे, वरना दोनों देखिए दोनों पार्टी के, देखिए उज्जवल जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हो या चिराग पासवान हो, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, चंदन जी अब सुन लेते हैं सारिका जी को। जी हाँ, चलिए बोलिए चंदन जी, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं पुनः बोलना चाहूंगी उज्जवल जी, जैसे बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि एक रोटी के लिए कैसे दो बंदर लड़ रहे थे, पुनः मैंने बोला इस बात को, और बिल्कुल वही स्थिति हाजीपुर में है। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जिस लोक जनशक्ति पार्टी को सींचा अपने खून और पसीने से, उसको दो टुकड़े में बांटने का काम किसने किया? मैं मान सकती हूँ कि स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने समुदाय के नेता थे, लेकिन मैं कतई नहीं मानती हूँ चिराग पासवान हो या उनके स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपति नाथ पारस हो, ये दोनों ही स्वार्थ की राजनीति करते हैं। कोई राम भक्ति कर रहा है तो कोई मोदी भक्ति में लीन है। उन्हें बस सत्ता में बैठे रहने के लिए, वो बाकी भाड़ में जाए पासवान समुदाय या भाड़ में जाए दलित समुदाय, उनको कोई लेनी देनी नहीं है। अभी हाजीपुर सीट से पहले तो तय कर ले, अभी तो लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में बटी हुई है। जैसे अंग्रेजों ने शासन किया था डिवाइड एंड रूल, उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी को दो फाड़ में बंटवा दिया। और आज जिन लोगों को मिर्ची लग रही है, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, यही स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति किस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान के आवास से बाहर फेंका गया था, तब ये कहाँ थे? तब इनकी चुप्पी क्यों इन्होंने लगा रखी थी? दूसरी बात, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी को दो भाग में तोड़ा गया, फाड़ा गया, तो कौन थे वो लोग जिन्होंने ऐसा किया?
इस पे भी वो लोग चुप थे। आज जिनको मिर्ची लग रही है सच सुन करके, भाई हम तो सच बोलने वाले लोग हैं और सच बोलने से हम डरते नहीं है। बाकी जिसको जो कहना है जो करना है वो कर ले, वो स्वतंत्र है। आज मैं यही बोलना चाहूंगी उज्जवल जी कि आज हमारा समुदाय, पासवान समुदाय बिल्कुल ही उपेक्षित है। जिस तरीके से उनको ठगने का काम चिराग पासवान जी हो, चाहे पशुपतिनाथ पारस जी हैं, आप बताइए ना, और अन्य जातियां भी हैं। अगर मैं यादव समाज को ही लेके चलूं तो लालू प्रसाद यादव जी सर्वमान्य नेता हैं, बावजूद इसके यादव समाज में कई ऐसे नेता हैं जो उभरे, लेकिन रामविलास पासवान जी की पार्टी से निकले हुए दो लोग, चाहे वो पशुपतिनाथ पारस हो या चिराग पासवान, वो है तो उसी लेगेसी के मेंबर। बाकी अन्य समुदाय से या उस जाति से क्या कभी इन्होंने किसी को बाहर निकलने का मौका दिया या उनको मौका दिया? बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना है? लीड करना है पासवान समुदाय को, पासवान कम्युनिटी को लीड करना है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, जब आपको समर्थन दिया था तब इतने बढ़िया थे, तब आपको एक भी उनकी कमियां और ये सारी चीजें नहीं दिखी। आज जब हाजीपुर जमुई को लेकर बड़ा मसला खड़ा हो गया, एनडीए में है चिराग पासवान, तो एकदम सब पूरी कमियां नजर आ गई, खामियां दिख रही हैं। उज्जवल जी मैं कहना चाहता हूँ सरिता पासवान की, मैं उज्जवल जी याद दिलाना चाहूंगी, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब बुरे समय में थे तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने उनका साथ देते हुए उनको राज्यसभा भेजा था, ये भी सामने है। तो देखिए, एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको ये बात बताया, हमारी पार्टी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे तेजस्वी यादव जो हमारे डिप्टी सीएम हमारे बिहार के, इन सब की अपनी एक अलग राजनीति करने का ये रहा है, और उन्होंने हमेशा ही जरूरत पड़ने पे लोगों की मदद ही की है, चाहे वो रामविलास पासवान ही क्यों ना रहे हो। और मुझे लगता है कि आज एक बहुत बड़ा संदेश है, जिस तरीके से ये हाजीपुर सीट जिस तरीके से बंदरबाट का जगह बना हुआ है, जिस तरीके से चाचा भतीजा, अब पता नहीं किसके वर्सेस किसके हैं। अब ये चिराग पासवान वर्सेस पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ वर्सेस रीना पासवान वर्सेस प्रिंस पासवान वर्सेस, अरे भाई है कौन लोग? हास्यास्पद है जिस तरीके से ये एक परिवार की एक पृष्ठभूमि बन गई है, जिस तरीके से, और जिस तरीके से एक सीट के लिए अपने परिवार के ही 5 सदस्य लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये उस परिवार का भी मजाक है, और निश्चित रूप से लोकतंत्र तो ये मजाक बना ही सारिका जी, आपके पार्टी में भी आपके दोनों तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी बहुत लड़ाई किए थे, उस समय आपकी बंदरबाट नहीं दिख रही थी उस समय? ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टी में नहीं हो रहा था, और आपके पार्टी में कितने फूट के लोग गए हैं? किया है, सुनिए, आपके घर पे भी लड़ाई होती होगी, हमने किसी पद के लिए लड़ाई नहीं किया है, तो घर की लड़ाई की बात आप ना करें। की लड़ाई में आई थिंक मजा नहीं लेना चाहिए, वो उनकी समस्या है। आई थिंक आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए चुनाव की, को बनाए रखे और हम उसी विषय पे बात करें। और मैंने जिन लोगों का भी नाम लिया वो सभी के सभी राजनीतिक क्षेत्र में एक पद और एक जगह के लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राकेश मुद्दार बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राकेश जी। देखिए, आने वाला समय जो है, राष्ट्रीय जनता दल की सरिता पासवान जी बोल रही थी, और चंदन जी हमारे भाई हैं और विनीत जी भी हैं, हम लोग बिहार में विकास की बात करते हैं, बिहार को किस तरह आगे बढ़ाया जाए उसकी बात करते हैं, आपस में ये लोग लड़ाई झगड़े की बात हम लोग नहीं करते हैं। हमारे लिए पशुपति कुमार पारस जी भी अच्छे हैं और चिराग पासवान जी अच्छे हैं, दोनों लोग अच्छे हैं, दोनों मिल बांट के हम लोग आपस में बैठेंगे, निर्णय लेंगे और अच्छे सीट पे इनको भी चुनाव लड़ाएंगे, पशुपति कुमार पारस जी को, चिराग जी भी लड़ेंगे, और बिहार की विकास करेंगे, देश की विकास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कैसे विकास हो उसकी हम लोग चिंता करते हैं। अभी हम लोगों ने 12 करोड़ शौचालय बनाने का कार्य किया, महिला आरक्षण बिल लाया, विश्वकर्मा योजना लाया, जाति की हम लोग नीचे तबके के लोग अंतिम पंक्ति में बैठे लोग, हम उनको व्यवस्था करें। उसका बात क्या है ना, ये युग हो गया है डिजिटल युग, एक बार जो मुंह से शब्द निकल गए ना और वो सामने रिकॉर्ड हो गए, तो वो हमेशा जब भी आप कितना भी अच्छा कर लें, वो बार बार आपको क्लिपिंग दिखा दी जाएगी। ये युग ही ऐसा हो गया सर। अब ये जो बार बार बयानबाजियां हो रही हैं, ये वापस तो नहीं जाएंगी, चाहे आप पशुपति पारस चिराग के लिए कर रहे हो, चिराग पशुपति पारस के लिए कर रहे हो, तो समस्या ये खड़ी हो जाएगी। और जनता इसे कैसे टैकल करेगी? किसी को भी दे वहां पे। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी भारत सरकार में मंत्री हैं, चिराग पासवान जी भी पूरे बिहार का भ्रमण किया, और मंत्री के साथ आपके पुराने साथी भी हैं।
सबसे पुराने साथी है, कहीं इसके एडवांटेज तो नहीं देंगे आप? हम देना पड़ेगा हम तो लोगों मांगेंगे। के साथ देखिए हम लोगों के साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ काम करते हैं। पुराने साथी हो वो तो अच्छी बात है, और नए साथी भी आए तो और अच्छी बात है। अगर भारत के विकास की बात करना हो तो सभी लोग मिलकर भारत के विकास की बात करेंगे। बिहार के विकास की बात करना होगा, सभी लोग मिलकर हम लोग बिहार के विकास की बात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। सब मिलकर बिहार को किस तरह आगे बढ़ाना। राकेश जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपकी पार्टी जिस क्षेत्र में जिस रीजनल पार्टी से मिलती है उसका विकास तो नहीं होता है, लेकिन आपका विकास सही में होता है। क्योंकि हमने, आप जिस क्षेत्रीय पार्टी का आप देख लो, चाहे तेलंगाना से लेकर कहीं भी, उस पार्टी का तो नैया डुबाई दिए, आपस में लड़के 2-4 भाग करवा दिए हैं। और बाकी जगह जो है, हाँ, विकास के नाम पे आपके विकास हुआ है, ये जग जाहिर है। बताना चाह रहा हूं कि राकेश जी, नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं। हमारे नितिन गडकरी जी के यहाँ जो भी चले जाए, अभी सुनिए, नितिन गडकरी जी के यहाँ अभी कोई भी हमारे चले जाए, चाहे बिहार के तेजस्वी जी आए, उन्होंने सड़क की योजना रखा, हमारे नितिन जी ने उनको दिया, बोला कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, आप तैयार करो, एजेंडा तैयार करो। हम लोग एजेंडे पे काम करते हैं। हम लोग अटल जी के जो सपना है, वो अटल जी के सपने के साथ हम कार्य करते हैं। हमारा जवाब नहीं है वो। मेरा छोटा सा सवाल था राकेश जी, जिस क्षेत्र में जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, जो आपसे गठबंधन करती है, एक जमाने के बाद वो पार्टी खत्म हो जाती है और वहां पे मेन पार्टी बन जाते हैं। ये इसका क्या राज है? देखिए, आपका जो बात है ना, उसकी बात को मैं हम लोग कहना चाह रहे, भारतीय जनता पार्टी किसी को बुरा जगाता नहीं, हमारे साथ आते हैं, हम सबके साथ, सबका साथ काम करना चाहते हैं, सबका विकास। ठीक है राकेश जी, आपका साथ लेके चलना चाहते हैं। तेजस्वी जी हमारे यहाँ आए, रोड मैप लेके आए पूरे बिहार का। क्या हम लोगों ने उनकी योजना का स्वीकृति दी? नीतीश कुमार जी आपके गठबंधन के बड़े पार्टी थे। आज एक समय के बाद आपकी पार्टी की संख्या जो है वो बढ़ गई, उनकी पार्टी की संख्या, जो मेन पार्टी थे जिससे आपने गठबंधन करके बिहार में जो नाम कमाया, वो पार्टी नीचे चले गई। इसी तरह और भी राज्यों में आप देख लीजिए, जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे वो मिजोरम है, चाहे मणिपुर है, चाहे किसी नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो साउथ की आप देख लीजिए, चाहे शिवसेना की, मुझे महाराष्ट्र की बात कर ले, वहां की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज वो सबसे छोटी हो गई है और आपकी पार्टी बड़ी हो गई है। तो क्या ये आपकी दोस्ती? ऐसा तो नहीं है कि पीठ में छुरा भुगने का काम तो नहीं करते? सवाल आ गया, ठीक है राकेश जी, जल्दी से देखिए, मैं आपको नीतीश जी की बात करते हैं। नीतीश जी के पास 33 विधायक है, हमारे पास 77 विधायक है, फिर भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, उनका सम्मान किया। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, आज 20 साल से हैं। वो हमारी देन है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों ने बड़े होने के नाते भी छोटे भाई का अदा किया। ऐसा बात नहीं, हम लोग विकास की बात करते हैं। रहा महाराष्ट्र की बात, शिवसेना की बात, शिवसेना अपने एजेंडे से हट गई। रही बात कहीं की बात आप कर रहे हैं, अपने एजेंडे से लोग हट जाते, अपनी पार्टी एजेंडे से हट जाते हैं। बिहार में आप देखिए, मुकेश सहनी हम लोगों से हट गए, अपने एजेंडे से हट गए। हमारे साथ जो रहते हैं उनका विकास करते हैं, विश्वास करते हैं। हमारे पशुपति कुमार पारस बिहार से कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास 5 सांसद है, फिर भी हम लोग मंत्री बना कर रखे हैं। ऐसी बात नहीं नीतीश जी के पास। ठीक है राकेश जी। सौरभ जी, बीजेपी बिहार में दबदबा दिखाकर चुनाव तो जिसे जहां उतारना होगा वो उतार देगी, और उसके बाद जिन लोगों को भी सीटें, जो भी 10-12 सीटें देगी, तो उसके बाद एनडीए के जो अलग अलग घटक दल होंगे वो तो ये चिल्लाएंगे कि हमारी जात का वोट इधर ले गए, हमारी जात का वोट बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। समस्या ये बड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल उज्जवल, सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। 30 पे बीजेपी खुद चुनाव लड़ना चाहती है और 10 सीटें वो अपने सहयोगी पार्टी को देने वाली है। अगर पशुपति पारस की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, तो मुझे लगता है, या मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार पशुपति पारस को 3 सीटें और चिराग पासवान को 3 सीटें दी जाएगी। जो पशुपति पारस के जो गुट में जो एमपी हैं अभी, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो चिराग पासवान के साथ आ जाएंगे। यानी सिटिंग जो एमपी हैं उनको सीटें मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो 4 सीटें हैं उसमें लगता है कि चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, उनको सीटें दी जाएगी। हो सकता है एक आध सीट मुकेश सहनी के लिए रिजर्व रखा जाएगा, अगर मुकेश सहनी भविष्य में एनडीए के
सहयोगी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें एक सीट मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो लड़ाई हो रही है पशुपति पारस या चिराग पासवान में हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई 1 मिनट में अगर बीजेपी चाहे तो खत्म कर सकती है। बीजेपी के जो आला नेता हैं वो 1 मिनट में ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि हाजीपुर से उनका उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन बीजेपी पिछले 6 महीने से ऐसा नहीं कर रही है। बीजेपी तमाशा देख रही है, बीजेपी खेल खेल रही है, वो पर्दे के पीछे का खेल है। बिल्कुल सही साहब। सबको पता है कि अगर रामविलास पासवान की पार्टी जो है आज 2 भागों में बंट गई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है, ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद पशुपति पारस चिराग पासवान आज भी बीजेपी के साथ हैं। तो बीजेपी आने वाले समय में यह भी देखना चाहती है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से मजबूत पक्ष किसका है, पासवान जो वोट बैंक है वो किसके साथ है बिहार में। उसके बाद यानी बीजेपी अभी तराजू से दोनों को तौल रही है, उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएगी। तो मैं वही बार बार कर रहा हूं कि पर्दे के पीछे बीजेपी है। बीजेपी आज चाहे तो हाजीपुर लोकसभा सीट का फैसला कर सकती है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं कर रही है। वो ये देखना चाहती है कि हाजीपुर की जो जनता है, बिहार की जो जनता है, वो किसके साथ है, उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएगी। तो इसके लिए हम लोगों को अभी मुझे लगता है कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है विनीत जी, बार बार पशुपति पारस जी कह रहे हैं कि हम सबसे पुरानी साथी हैं, हम सबसे पुरानी एनडीए के सहयोगी, मतलब हम साथ हमने दिया है, बाकियों की कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं है। तो बार बार ये बात कहना कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी उनको वहां से एडवांटेज मिल जाए इस बात का। उज्जवल भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आपकी आ रही है। मेरा बॉडी पोस्चर देखिए, हम कितने चिल आउट है, कितने रिलैक्स है। लोग आप यहाँ पे तू में कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या कहानी हुई है। सौरभ भाई हम सबसे यहाँ पे प्रबुद्ध हैं, और सौरभ भाई अगर ये बात बोले कि पासवान का वोट किसके पास, बीजेपी की तरफ से आगे फैसला क्या होगा? सुनिए ना उज्जवल भाई, सुनिए ना। अगर सौरभ भाई अगर ये बात कहें कि पासवानों का वोट किसके पास है, अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो मैं थोड़ा समझूंगा कि सौरभ भाई होमवर्क करने से चूक गए हैं, क्योंकि एक बार नहीं कई बार इस बात को बता दिया गया है, जता दिया गया है। विनीत जी, हम क्लियर हैं पासवान वोट बैंक किसके साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी में अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है। अगर बीजेपी में कंफ्यूजन खत्म हो जाती तो वो अपना फैसला साथ देता। बीजेपी के पास जो तंत्र है वो तो बहुत पहले समझ गई थी इस बात को लेके, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। अकुलाहट में क्यों लटका रही है को अगर आप तवज्जो देंगे, विनीत जी क्यों लटका रही है बीजेपी, क्यों लटक रही है चीज को, क्यों आप लोगों की लड़ाई जा रही है, क्यों बिहार की जनता अभी भी भ्रमित है, क्यों हाजीपुर की जो लोकसभा क्षेत्र की जनता है उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगला उम्मीदवार कौन आने वाला है एनडीए की तरफ से। सौरभ भाई, धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। अभी 5 स्टेट में चुनाव है, उसको खत्म होने दीजिए, अभी तो सीट शेयरिंग की बात ही नहीं हो रही है। और हमें मालूम है कि बीजेपी समझ रही है कि विनेबिलिटी किसके पास है, कौन किसका घटक दल है, कितना पुराना है, वो सब बात नहीं होगा इस बार। इस बार लड़ाई तगड़ी है सर, तो जो जीतने का मादा रखता है, और हाजीपुर की जनता कई बार दिखाएगी। हमें बोलने की, हमें चिल्लम चिल्ली करने की जरूरत नहीं है। कृष्णकांत भाई राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं से चूक जाते हैं। मणिपुर का एग्जाम्पल दे रहे थे, मिजोरम का एग्जाम्पल दे रहे थे, बिहार का दे रहे थे, सब जगह बीजेपी के साथ जो रहा है। नीतीश कुमार जी किसके साथ में सरकार में आए थे 2005 में? जब तक बीजेपी का सपोर्ट नहीं होगा, हम अपनी पार्टी की बात कर ले, हमारे पास पहले 5 सांसद थे, फिर 6 सांसद बने। तो ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने मुद्दों से भटकिएगा, दिशा और दिशा विहीन राजनीति कीजिएगा, तो आपका पतन तो तय है। तो आप उस पर इल्जाम न लगाइए। हमारी पार्टी को किसने तोड़ा है, ये बात सर्वविदित है कि नीतीश कुमार जी के जो छत्रप थे, ललन सिंह जी और 1-2 लोग और, उन्होंने मिलकर तोड़ा है। बीजेपी पे ऐसे न ब्लैंकेट स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा, लेकिन हम बिल्कुल चिल आउट मारे हुए हैं। सारिका जी हंस रही हैं, लेकिन आप इसका मतलब दलदल नहीं है ना, आप दलदल नहीं है। नहीं, हम दलदल हैं सर।
अच्छा कृष्ण भाई हम दलदल हैं, क्योंकि जो आता है यहाँ पे रुकता है, भागता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग चिराग के प्रति कमिटेड हैं। तो दलदल मतलब दलदल हम में जम डूब जाते हैं, आखिरी में धीरे धीरे मर जाते हैं। चिराग दलदल जी का के लिए मीनिंग ये डूबते है। हैं, पार्टी के लिए डूबते हैं। कृष्ण भाई ध्यान सुनिएगा, हम बिल्कुल दलदल हैं, भगोड़ा नहीं है हम कि कभी इधर कभी उधर। हम तो ये कहते हैं कि माननीय मंत्री जी कम से कम उस पर वफादारी निभा लेते हैं। जब नीतीश कुमार जी ने मंत्री बनवाया तो उनके साथ ही रह लेते हैं, वो भी काम नहीं करेंगे। चंदन भाई पुराने हमारे सहयोगी हैं, लेकिन हमारे नेता को लोभी कह देंगे तो उनके लिए मर्यादा ठीक है। लेकिन मुझे तो लेकिन अगर इतना ही सारिका पता है पासवान विनीत दो जी, बिल्ली की आप बात है करते ना तो हमको हनुमान बोला भक्त जाता है, राम भक्त हनुमान है, आपके साथ कुछ भी हो जाए आप हमेशा तारीफ ही करेंगे। आपकी पार्टी का आपके पिताजी को जिस तरह से वो ऊपर देख रहे होंगे कि उनकी ये जो दुर्दशा है उनको दुख हो रहा होगा, कृष्ण भाई और उसके उसकी चिंता ना बावजूद करें भी आप उनकी उसकी चिंता बेइज्जती ना जिस करें। तरह से हाजीपुर में सुन लीजिए। उनकी बेइज्जती हो रही है, कहीं ना कहीं दो भाइयों को लड़ते हुए वहां की जनता को एक दर्द हो रहा होगा। मैं भी वहीं का निवासी हूँ, मेरा भी वोटिंग राइट वहीं पे है और मेरा भी दर्द हो रहा है। मैं दोनों ही परिवार के दोनों ही चाचा जी को भी मैं पैर छूता हूँ और चिराग पासवान जी का भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरह से हम कंफ्यूज है, वहां के मैं भी वोटर हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ वहां पे तो दूं। उज्ज्वल लोग ऐसा नहीं कि आपके दो मुझे जी 10 सेकंड ठीक दीजिए। है कृष्ण भाई, कृष्ण भाई आपको मैं बता दूं कि आपको हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी की स्थिति थी रामविलास आपकी पासवान चिंता जी नहीं, मुझे अपने अपने हाजीपुर अरे के यार, विकास की चिंता है। अब देखिए विनीत जी, पेशेंस इज अ वर्च्यू। प्लीज विनीत जी और चंदन जी दोनों की ये बात है। कृष्णकांत की नहीं, 10 बात को अगर सेकंड, 10 थोड़ा सेकंड। सा अलग तरीके से कह दिया जाए विनीत जी, तब बात आप जनता की कर रहे हैं, जनता के हितों की कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी की इमेज क्या थी ये हर कोई जानता है। वो एक बार में आदमी के नाम गांव पता हमेशा याद कर लेते थे एक नजर में। अब रामविलास पासवान जी जब ये उनके जाने के बाद जिस तरह से पार्टी में दोफाड़ हुआ, होना ही नहीं था। आप लोग अगर आपकी सहमति से हो जाती तो कुर्सी की लड़ाई हो गई ना, जो रामविलास जी ने कभी चाही नहीं होगी, कभी की नहीं। ये सब लड़ाई तो सत्ता हथियाने की हो गई। जब तक फैसला नहीं होता है, जब तक फैसला नहीं होता है, एक दूसरे में कीचड़ फेंकने की बजाय शांति से भी रह सकते हैं। उज्ज्वल जी, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने की बजाय शांति से शांति रहिए। जब फैसला आला कमान करेंगे तब आप लड़ना चालू कीजिएगा। भाई यार 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। अब देखिए उसके बाद एक आखिरी, उसके बाद अब सबसे बड़ी बात आ गई सीट को लेकर के। तो एकजुट हो जाइए, किसी को भी सीट मिले, चाचा कोई मौका कर दीजिए, छोटे हैं आप, थोड़ा सा झुक जाएंगे, चिराग जी झुक जाए, चाचा को आगे करें और चाचा के नेतृत्व में फिर साथ में चुनाव भी लड़े। यहाँ तो मुद्दों की लड़ाई है। देखिए रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। विनीत जी ठीक है उज्ज्वल भाई आपको हम जवाब देते हैं, पहले कृष्णकांत जी को दे दीजिए। भाई कृष्णकांत भाई आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आज की स्थिति में जो पार्टी के हालात हैं वो रामविलास पासवान जी से भी बेहतर है, ये बात समझिए। और ये बात अगर आप हाजीपुर के वोटर हैं तो आपको समझ में आता होगा कि जनता हाजीपुर की किसके साथ है। अब उज्ज्वल भाई आपकी बात आते हैं। चलिए भाई हमने मान भी लिया कि हमने दे दिया उनको सीट, मान लीजिए ये बात नहीं सुन ना, अरे सुन तो लीजिए। लेकिन हमने क्या कहा कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व विनेबिलिटी फैक्टर देखेगा। जिसके पास 500 वोट नहीं है उसको आप टिकट दीजिएगा हारने के लिए। जिससे लोग स्याही फेंक देते हैं, उसे कंस्टिट्यूएंसी से ढेला मार के भगाते हैं और ये रोते हैं कि हमको मारने के लिए धमकी दी जाती है। कभी आपने सुना है चिराग पासवान के क्या बात है? केजरीवाल के ऊपर कितनी स्याही फेंकी गई है, केजरवाल के ऊपर कितनी स्याही फेंकी गई है, वो उतना ही भर गया है। राजनीतिक पेशेंस रखिए। 5 सेकंड में हम खत्म कर रहे हैं। कभी भी आपने सुना है कि चिराग पासवान जी ने अपने चाचा या अपने भाई के बारे में गलत बोला है? यही कहीं बोलते हैं, कभी जानवर बोलते हैं, कभी हुलुलु करते हैं, फिर भी माफ है उनके लिए। और हमारा बिल्कुल पोचरिंग चिल आउट है, जिसको आना है आइए, जमानत जब्त करा के जाइए। ठीक है चंदन जी, बड़ा आरोप है कि लगातार चिराग के लिए बड़े हैं, चिराग इज्जत करते हैं तो वो कुछ भी उन्हें बोलते हैं। विनीत जी कह रहे हैं। देखिए उज्ज्वल जी हम तो रहे हैं श्री चिराग पासवान जी के टीम में, इसलिए उनका हम जानते हैं कि राजनीतिक जो उनका बौद्धिक क्षमता है वो कितना है। देखिए 2 उपचुनाव चिराग पासवान जी लड़े, बड़ा ढोल पीट कर, और बारिश में जो एक हीरो के तरह जो फिल्म शूट होता है कि किस तरीके से नाव पर बारिश में भींज कर वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर वही विधानसभा है उज्ज्वल जी जो जमुई लोकसभा के अंदर में आता है।
और ये 5,000 के भी अंदर में ये वोट सिमट जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान को इनके संसदीय क्षेत्र के भी लोग वोट देना पसंद नहीं करते हैं। तो अब इनका हम लोग क्या कहें? अभी कह रहे हैं कि इनके पास बहुत जनाधार है, तो जनाधार है, कुछ फेसबुक पर इनका जिंदाबाद करने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा इनको वोट में कहां, अभी तक 10 उपचुनाव हुए, एक भी जगह ये बता दें कि कहां ये चुनाव में कहीं वोट को टर्न अप कराए हैं। तो ये नाम देंगे कि भाई हम तो गए यहाँ बीजेपी के लिए प्रचार किए, अरे उसी बीजेपी को तो 6 सीट पर आप हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए। तो चिराग पासवान का राजनीतिक समझ देखिए अभी ये है कि अगर इनको सीटें इनकी कम हो जाएंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी जिस समय उनका संसदीय बोर्ड बैठेगा और तय कर देगा सीट, उसी समय ये अपना टिकिया तंबाकू लेकर चले जाएंगे महागठबंधन में। अरे इनके तो छोटे भाई हैं, इनके राजनीतिक अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तो ये कितने दिन इधर टिकेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो विश्वस्त नहीं है चिराग पासवान। देखिए सब लड़ाई कुर्सी की है चाचा, बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है। उज्जवल जी परिवार का है। उज्जवल जी ये समझने का प्रयास कीजिए कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित थे और वह जब पहली बार विधायक भी अलौली से बने, और तो जब वहां से वह हाजीपुर सीट शिफ्ट कर रहे थे 77 में, तो अपने अनुज, अपने छोटे भाई आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को ही वो विधानसभा का सीट दिए। और जब हाजीपुर से वो जब राज्यसभा के लिए नामित हो गए तो अपने छोटे भाई को ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी दिया। आपने कहीं सुना है कि परिवार में जब सबसे बड़ा मुखिया परिवार में बंटवारा कर देता हो, उसके बाद में उनके जाने के बाद, उनके स्वर्गवास होने के बाद उनके परिवार के लोग फिर से उस पर विवाद खड़ा करें? कभी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने जमुई पर कोई विवादित बयान नहीं दिया है। वहां चिराग पासवान वहां से सांसद हैं और वही चुनाव लड़े तो बेहतर है। लेकिन चिराग पासवान चूंकि ये बहुत छोटी सोच रखते हैं और अपने पिता समान चाचा को जितना बेइज्जत इन्होंने किया है, इन्होंने अपने पारिवारिक कार्यक्रम में जब कहा कि आप हमारे खून नहीं हो सकते हैं, कोई अपने चाचा पे स्याही नहीं फेंकवाता है। उज्जवल जी, कोई अपने चाचा पे स्याही नहीं फेंकवाता है। बाबा चौहर मल के कार्यक्रम में अपने चाचा पे, अपने छोटे भाई पे पत्थर चला, इनका झंडा लेकर लोग पत्थर चला रहे थे। मीडिया में बड़े मंचों से बैठ के चिराग को कुछ भी कहने से मुझे तो नहीं। देखिए जवाब देना पड़ता है। जब आप हमको चाचा नहीं समझ रहे हैं तो कब तक चुप रहे? चूंकि कार्यकर्ता जवाब मांगते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के जो वर्कर हैं, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब जीवित थे उस समय से, चूंकि पार्टी स्थापना काल 2000 में हुई है उज्जवल जी, उस समय मैं भी था, मैं भी इस पार्टी का स्थापना काल से सदस्य हूं और हम लोग का एक आत्मीय जुड़ाव है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हम लोग उनके शिष्य रहे हैं। श्री चिराग पासवान 2014 में सांसद जरूर बन गए, लेकिन एक एक कार्यकर्ता जो है बिहार और देश के कोने कोने में जो फैला हुआ है, वह जानता है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी किस स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो उनका जुड़ाव है। लेकिन चिराग पासवान को उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि किसी भी तरीके से इनको हाजीपुर में हमको नीचा दिखाना है, विवादास्पद बना देना है। कभी आदरणीय पशुपति कुमार पारस ने नहीं कहा कि मैं जाकर जमुई से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जानबूझकर अपना और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी, अपनी माता जी का इस्तेमाल करना, ये बहुत घटिया राजनीति है। राकेश जी, मसला बहुत गंभीर हो चला है और अभी की जिस तरह की चर्चा सुनी ना आपने और जो बयानबाजियां होती हैं, क्यों नहीं आप स्पष्ट कर देते हो भाई? दोनों को बुला के मीटिंग करा के ये बार की बयानबाजी, आप तो सब कुछ कर सकते हो लेकिन पूरी ढील दिए पड़े हो, पूरा मौका दे रहे हो आप। उज्जवल जी, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी टीम 5 राज्यों में लगे हुए हैं। आने वाला समय इसके बाद जैसे चुनाव खत्म होगा, हम लोग आपस में इंडिया गठक की बैठक होगी, बैठक में सब निर्णय लिया जाएगा। आप समझिए फट जाएगा। नहीं, किसी का नहीं फटेगा। ऐसा नहीं कि हमारे राकेश भाई गठबंधन की सबसे बड़ी दल भारतीय जनता पार्टी है। गठबंधन की सबसे बड़ी दल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सही समय आने पर सही डिसीजन लेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों को उचित सम्मान देती है और हमारे बड़े भाई हैं राकेश पोद्दार जी।
उज्जवल जी और आपने चलिए उज्जवल जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी हर चुनाव को बड़े निष्ठापूर्वक से चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़वाते हैं। और जो हमारे एनडीए के जो साथी होते हैं, चाहे वो नीतीश जी हैं, हम लोग छोटे होने के बावजूद बड़ा दिल दिखाते हैं। चाहे वो हमारे पशुपति कुमार जी हैं, उनको हम लोगों ने कैबिनेट मंत्री बना के रखा। चिराग जी हमारे हृदय में बसे हुए हैं, हमारे राम के हनुमान है। ऐसी बात आप बात कीजिए। उसके बाद रहा बिहार की विकास की बात, हम लोग चिंता करते हैं, देश की विकास की बात करते हैं। और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग विश्वकर्मा योजना लेने की बात हम लोग करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं। हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। बिहार की विकास कैसे हो, भारत की विकास कैसे हो, वासुदेव कुटुंब करके G20 मानव का कैसे विकास हो, उसकी चिंता करते हैं। हम लोग आपस में ऐसी बात नहीं करते। किसी का कुर्ता नहीं फटेगा, कुर्ता उसका फटेगा महागठबंधन का, एनडीए गठबंधन का जो परिवारवाद है, जो परिवार से घसते भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो उनका फटेगा। हमारा क्यों कुर्ता फटेगा? राकेश जी, वंशवाद का फटेगा, परिवारवाद का फटेगा। पहले तो यही सीढ़ी चढ़नी होगी, इसी का एक पैदल चढ़ना होगा। चलिए ठीक है, सारिका जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही। सारिका जी 1 मिनट में बात रखेंगे पूरी। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रखूंगी कि मैं आधे मिनट में बात को कह दूं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि ये विकास करने में विश्वास रखते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो संसाधनों को बेचने में विश्वास रखती है, वो देश में महंगाई बढ़ाने में विश्वास रखती है, महिलाओं और बेटियों को, बहनों को नंगा घुमाने में विश्वास रखती है। और बिहार का तो जो इन्होंने 17 सालों में बेड़ा गर्क किया वो सबके सामने है। उज्जवल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लोग एक हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पे यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि जमुई की जनता भी अपने आप में बहुत कंफ्यूज है कि आखिर हमारा सांसद कौन है। अभी वर्तमान सांसद जो चिराग पासवान, जो एक हाजीपुर सीट को लेकर के वो उनकी भी अनदेखी कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, हाजीपुर सीट वो हॉट केक बन रखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो दो चाचा और भतीजाओं के बीच में ऐसी जबरदस्त जंग करा रखे हैं। और ये दोनों ही चाचा भतीजा हाजीपुर सीट को लेने के लिए एक दूसरे का नारा भारतीय जनता पार्टी के सामने खींच रहे हैं। सरिका जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, आप इसकी चिंता मत कीजिए। चाचा भतीजा लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, आप अपनी चिंता कीजिए। सारिका जी, हमारी चिंता मत कीजिए। हमारे चाचा भी हमारे हैं, भतीजा भी हमारे हैं। आप अपनी बिहार की चिंता कीजिए। समुदाय को आपके नेता, आपके चिराग पासवान, आपके पशुपतिनाथ पारस ठग रहे हैं। आपने ही 1996 में 33% आरक्षण हम लोग दे रहे मीडिया पे ऐसा हमारी चिंता मत कीजिए। सौरभ सर, बात तो उठेगी, यदि जनरल बात मीडिया में आएगी तो बात तो उठेगी। सौरभ जी, उज्जवल जी, सारिका जी को चिंता कहिए, नीतीश जी का उज्जवल भाई, देश का प्रधानमंत्री, एक मिनट, सारिका जी को सुन लीजिए। बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बने? हमारी चिंता मत कीजिए, हमारे लोगों की चिंता मत कीजिए। सारिका जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए कि नीतीश जी को आप बुला के लेके गए थे कि आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। आप यदि सड़कों पे लड़ाई करेंगे, जनता लड़ाई करेंगे तो पुलिस तो आएगी। जब सड़कों पे लड़ाई करेंगे, कपड़ा फाड़ाफाड़ी करेंगे तो पुलिस तो आएगी, जनता तो देखेंगे, सवाल पूछेगी। सड़कों पे क्यों लड़ रहे हो? कृष्णकांत जी, आप समझिए, कृष्णकांत जी, आप समझिए, जब दिल्ली में आपको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा है, तो पटना में आकर आपको कुछ तो बोलना है, कम से कम